नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप सभी के सामने एनालिसिस लेकर नहीं आ पाया था वीडियो का कि कैसा पेपर जा रहा है, क्या आंसर है, वो आप सभी ने देख लिया होगा और वो वाजिब भी नहीं था कि आप सभी को बताया जाए कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या है, क्योंकि आंसर की आने के बाद वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रश्न का आंसर आयोग ने क्या माना है। बहरहाल सभी जो भी विद्यार्थी थे उनकी तो परीक्षा थी साथ के साथ यूट्यूब वाले टीचरों की भी परीक्षा थी कि आखिरकार कौन इस पैट के पेपर के अंदर अच्छा कंटेंट के माध्यम से साथियों अच्छे क्वेश्चन फंसवा सकता है। कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछे गए, कुछ साथियों ऐसे डीपली और गहराई के साथ क्वेश्चन पूछे गए जो कि साथियों विद्यार्थी को साथ के साथ टीचरों को भी परेशान करने का काम कर रहे थे। आज हम जो बात करने के लिए आए हैं कि अगर पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहा है तब आपका बेस्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, कितना स्कोर आपके लिए साथियों बेस्ट होना चाहिए। दूसरा साथियों, इसकी आंसर की कब तक आएगी, और तीसरा प्रश्न है कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फायदा होने वाला है और किस शिफ्ट को नुकसान होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों ये पहली दफा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है कि जब आप पेपर के स्तर को इतना ऊंचा उठते हुए देख रहे हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि इस पेपर के लेवल को देखकर आप परेशान मत होइएगा। ये पेपर का लेवल सभी के लिए साथियों ऐसा है जैसा कि आपके लिए था। आप कंपटीशन के दौर को समझिएगा। मैं मानता हूं कि पेपर का लेवल कठिन था, ऐसा नहीं है कि इस बात से मैं नकार रहा हूं कि पेपर का लेवल अच्छा नहीं था, लेकिन आप इस बात को भी समझो कि पेपर का लेवल स्टैंडर्ड जो है आजकल सेट किस तरह से किया जा रहा है। पेपर का लेवल ये इसलिए कठिन माना जा रहा है क्योंकि गत वर्ष जो पिछले वर्ष थे उनमें पेपर का लेवल बहुत आसान पूछा गया था। आप कभी हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जाइएगा, हरियाणा पुलिस के अंदर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए जाएगा, वो तो पीसीएस लेवल नहीं होता, वो तो साथियों आईएएस के लिए नहीं होता, स्टेट पीसीएस नहीं होता, वो आपका कांस्टेबल का एग्जाम होता है। कभी आप उस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ के देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जो कट ऑफ रहती है ना 55, 57, 58 के आसपास घूम रही होती है। लगभग मैं बात करूं एक अच्छे खासे स्कोर में से, यानी 55, 60 के आसपास कट ऑफ लग रही होती है। इसका मतलब पेपर का लेवल क्या होगा आप वहां से अनुमान लगा सकते हैं। वहां एक कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर में अगर आप बीटेक, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा होगा, उस बच्चे को भी अगर आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बैठाओगे तो उसके पसीने कंप्यूटर को सॉल्व करने में छूट जाते हैं। आप इस बात को छोड़ो, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उठाइएगा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ अगर आप उठाएंगे जो पिछले साल का है, अगर आप उसमें मैथ उठाएंगे तो मैथ इतना जबरदस्त पूछ रखा था कि सीजीएल मैथ्स तक को टच कर रहा था। ये सब बातें साथियों आपको इस बात के लिए आगाह कर रही हैं कि पेपर का लेवल किसी भी स्तर पर कैसा भी हो सकता है, किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए कैसा भी हो सकता है। वो कठिन भी हो सकता है, वो टफ भी हो सकता है। तब हमें अपनी तैयारी बेस्ट करनी होगी। दोस्तों, अगर पेपर कठिन आता है तो वो सभी के लिए कठिन आता है। आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं एक सच्ची बात आपको बता रहा हूं कि अगर पेपर कठिन आता है तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए फायदा होता है, और अगर पेपर साथियों आसान आता है तो साथियों ना पढ़ने वाले के लिए यहां पर फायदा होता है। क्योंकि अगर पेपर कठिन आता है तो आप ये बात समझो कि जो अच्छा पढ़ रहा है ना बच्चा, वो साथियों थोड़ा सा स्कोर अपना ऊपर लेकर जाएगा। जो नहीं पढ़ रहे या कम पढ़ रहे हैं ना, उनसे साथियों गैप बना लेता है। लेकिन आसान जब आता है ना तो सबके लिए आसान आता है, सबके लिए आसान होता है, और वह बच्चा जो कम भी तैयारी कर रहा होता है ना, वो भी एक अच्छे स्कोर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अगर टफ पेपर आया तो कठिन पेपर आने के बाद जो बच्चा मेहनत ज्यादा कर रहा होता है ना, वो ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाता है, जबकि जो कम तैयारी कर रहा होता है वो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाता, ऑप्शन विकल्प नहीं काट पाता, जिसकी वजह से उसको साथियों दिक्कत होती है। तो कठिन पेपर आने से पढ़ने वाले बच्चे को साथियों फायदा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन आया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी की लंगोटी उन्होंने कब पहनी, ऐसा ही क्वेश्चन पहली बार नहीं पूछा गया। महात्मा गांधी जी के डंडे की लंबाई भी पूछी जा चुकी है। महात्मा गांधी जिस बकरी को पालते थे उस बकरी की रस्सी की लंबाई कितनी थी, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। साथियों, पूछा जा चुका है कि जिस राशि में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने किस राशि में जन्म लिया, मेष कुंभ वृश्चिक, किस राशि में जवाहरलाल नेहरू ने जन्म लिया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब महात्मा गांधी जी की डंडे की लंबाई पूछी जा सकती है, महात्मा गांधी जी के द्वारा पाली गई बकरी की रस्सी की लंबाई पूछी जा सकती है, तो महात्मा गांधी जी ने लंगोटी कब बांधी, यह प्रश्न पूछा गया। लेकिन आप ये भी तो देखिएगा कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ। उसके अलावा साथियों एक उसमें ऑप्शन दे रखा था कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया,
नहीं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब चला गया, तो मैच वहां करना था। अगर 2 मैच आप कर रहे थे तो उसके बाद साथियों सारे ऑप्शन किए जा रहे थे, मतलब 2 अगर आप मैच कर लेते थे कि बारदोली आंदोलन कब हुआ, दूसरा साथियों जो महात्मा गांधी का आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उन दोनों को मैच कर लेते तो पूरा प्रश्न सॉल्व हो रहा था। मुख्य बात क्या है साथियों कि ये पेपर की फितरत जो है ना, इसको समझना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। और पेपर कठिन आयोग ने जो पूछा है ना, मुझे लगता है कि उसकी मंशा ऐसी रही है कि जो कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है ना, परसेंटाइल बहुत ऊपर चला जाता है ना, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। और आप देखिएगा कि अगर आप साथियों एक अच्छे स्कोर की तरफ गए हो ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि पेपर का लेवल इतना कठिन पूछा जा रहा था, कुछ क्वेश्चन जैसे कि राजस्थान से पूछ लिए गए, राजस्थान जीके से पूछ लिए जा रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो राजस्थान के पेपर से किसी से उठा के डाल दिए गए होंगे, विशेषकर जैसे डीआई, क्योंकि डीआई जो थी साथियों अगर हम देखें तो जो पिछले डीआई थी गत वर्षों में जो हुई थी वो काफी आसान पूछी जाती थी, लेकिन इस बार बच्चा को लगता था कि मैं डीआई तो हमेशा पूरे में से पूरी करके आता हूं, और वो वहां एफर्ट लगा रहा था कि डीआई पूरे में से पूरी करूं, 28 के पहले वाले बच्चे, और वहां डीआई उनको समझ में नहीं आ रही थी। समस्या हुई डीआई के साथ। मैथ आसान था, कोई ज्यादा मैथ के अंदर दम नहीं था, सामान्य से क्वेश्चन थे, रीजनिंग के सामान्य से क्वेश्चन थे, जीके का लेवल जरूर थोड़ा सा अच्छा जा रहा था। विशेषकर मैं बात करूं इतिहास के अंदर जो बहुत बड़ा पोर्शन था, उसमें ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन ना करने वाले थे, 28 तारीख के पहले क्वेश्चन में टफ थे, उसके बाद थोड़ा आसान होता गया था, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे भी थे सामान्य जिनको आप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कोई घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि यह पेपर कठिन सबके लिए था। आप अपना स्कोर देखिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा है और आप चैन की नींद सोइएगा। लेकिन आयोग से एक बात जरूर मैं कहूंगा कि अगर आप ये पीईटी का पेपर इतना कठिन ले रहे हैं ना, तो आप फिर अपना सिलेबस भी उसी तरह से डिसाइड कीजिएगा। मैं इस बात से जरूर नाराज हूं साथियों आयोग से कि जो सिलेबस आपने दिया था ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजें पूछनी चाहिए थी। जैसे स्टैटिक जीके में दे दिया आपने, भारत और उसके पड़ोसी राज्य दे दिए, आप पूछ कर रहे हो मंगोलिया के अंदर जो रेगिस्तान है उसके अंदर प्रति व्यक्ति जो रहता है उसका घनत्व क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लो। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि जो सिलेबस आयोग ने दिया है ना, या तो सिलेबस को पहले से आप ओपन करके दो कि भाई हम सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वास्ट लेकर चलेंगे, आप पूरा पढ़ा के चलो, ठीक है, और पूरा पढ़ के चलो। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो एक क्लास में कंप्लीट कराने की बात करते थे, आप उनसे जरूर पूछेगा क्या एक क्लास में कंप्लीट करा पाएंगे। ये बात अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी सब लोग शांत रहेंगे। लेकिन साथियों जैसे दूसरी बार पीटी आएगा ना, फिर से आपके सामने ब्रह्मास्त्र आएंगे, गागर में सागर आएगा, उसके अलावा बात करें दर्शन आएगा, उसके अलावा बात करें त्रिशूल आएगा, अर्जुन आएगा, उसके अलावा बात करें साथियों तो ब्रह्मोस आएगा। ये सब चीजें आ रही होंगी आपके सामने, क्योंकि जब तक अगले पैड तक आप सारी बातें भूल चुके होंगे कि इससे कम कंटेंट फंसा है। हम इतिहास की आज भी बात करते हैं, हमारे कंटेंट से और आए हुए क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा, अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो 7 क्वेश्चन आज ही फंस रहे हैं, 7 क्वेश्चन आज भी इतिहास से फंस रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, एनसीईआरटी की तरफ जाना पड़ेगा। यह वक्त वो आ चुका है साथियों जब आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये सच है, एनसीईआरटी बेस्ड पर चीजें लेकर चलनी पड़ेंगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। फैक्ट पर चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो साथियों जब पेपर आसान पूछा जाए, लेकिन जब पेपर का लेवल बढ़ेगा ना, तो निश्चित सी बात है साथियों आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि कमीशन ने हमारा बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा दिया, आप अब ये सोचो कि यार हमें भी तो अपना लेवल बढ़ा लेना चाहिए। इसका मतलब कंपटीशन का दौर है, लेवल सभी लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए सकारात्मक बात है। और अगर आप इस बात का रोना रोओगे कि सर बहुत कठिन पूछा गया, क्या करें ये करें, तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कठिन पूछा गया ये मानने वाली बात है, लेकिन कठिन पूछे जाने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं आप उतना बेस्ट करिएगा, क्योंकि वो सभी के लिए कठिन था। अगर एक क्वेश्चन लंगोटी वाला आपसे नहीं हुआ तो वो किसी से नहीं हुआ होगा, बात खत्म हो जाती है उस क्वेश्चन का। उचित कंपटीशन को समझना, कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन साथियों आप गलत कर रहे हैं ना, वो दूसरा भी गलत करे, वो सही ना कर जाए, क्योंकि अगर वो सही कर गया तो आपसे आगे निकल गया। तो जितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना कठिन थे, वो अगर सभी के लिए सभी उनको नहीं कर पाए ना, और आप भी नहीं कर पाए, तो आप फाइट में बने हुए हो। समस्या तब होती है जब कोई क्वेश्चन आपने साथियों नहीं किया और सामने वाले ने कर दिया, तब समस्या होती है। बहरहाल आओ, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा लेकर नहीं जाना चाहता, बात कर लेता हूं साथियों छोटी छोटी बातें। पहली बात तो ये है साथियों फर्स्ट 28 की 29 की और फर्स्ट और सेकंड पर बात करेंगे साथियों कैसा रहा है लेवल। उसके अलावा क्या रहेगा साथियों बेस्ट अटेम्प्ट, आंसर की कब तक आएगी, और साथियों नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों आखिरकार आपको बेस्ट अटेम्प्ट क्या देना चाहिए था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इतिहास के अंदर जैसे कि आपको पता है कि 10 अंक का आया था, इस 10 अंक में से साथियों 6 से 7 तक बच्चा पहुंच पा रहा था, 7 तक वह बच्चा पहुंच पा रहा था जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी। लेकिन
6 क्वेश्चन तक अगर हम बात करें, एवरेज बात करें, क्योंकि 28 के पहले में 6 करने भी कठिन थे, लेकिन साथियों अगर 28 29 के शाम की बात करें या 29 की बात करें तो वहां 7 तक भी बच्चा पहुंच रहा था। तो 6 से 7 क्वेश्चन तक साथियों इतिहास के अंदर पहुंचा जा सकता था। भूगोल के अंदर साथियों वही 2 से 3, मतलब 2 तो हर बच्चा कर सकता था, लेकिन 3 वो बच्चा कर सकता था जिसकी थोड़ी अच्छी तैयारी थी। अगर संविधान की बात करें, संविधान के इस बार मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे थे, मतलब संविधान में ऐसा लग रहा था कि हाँ यार संविधान के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे टफ अगर मैं बात करूं तो मुझे इतिहास और संविधान इसमें कठिन लग रहा था। चारों पेपरों की बात करूं तो अर्थशास्त्र में साथियों 2 से 3 क्वेश्चन किए जा सकते थे, साइंस में साथियों 2 से 3 क्वेश्चन किए जा सकते थे, हिंदी के अंदर साथियों 7 से 8 क्वेश्चन तब किए जा सकते थे जब आप हिंदी की अच्छी तैयारी करके जा रहे हो, यानी और एग्जामों के लिए भी अगर आपने तैयारी करी है तब आप 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो यहां पर 5 और 6 पर ही आप अटक सकते थे। अगर अंग्रेजी की बात करें साथियों, अंग्रेजी इसने पढ़ रखी है, मतलब तैयार कर रखी है, वह 4 से 5 क्वेश्चन कर सकता था, बाकी 2 से 3 वह कर सकता था जिसकी नॉर्मल रहने वाली है। सीए की करंट अफेयर की बात करना बड़ा खतरनाक था, यह भी मुझे खतरनाक की श्रेणी में लगा था, और 4 से 5 क्वेश्चन तक ही बच्चा पहुंच पा रहा था, तुक्के मुक्के भी लगा लो सब, जब 4 से 5 क्वेश्चन 10 में से साथियों ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन था जो बच्चे को रोक कर रख रहा था। रीजनिंग की बात करें तो ज्यादा कठिन नहीं थी, 1-2 क्वेश्चन कठिन था साथियों, रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, डीआई की बात नहीं कर रहा। उसमें साथियों बात करें 4 से 5 क्वेश्चन किए जा सकते थे, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि स्टैटिक जीके जो 10 नंबर की थी और जिसका सिलेबस डिफाइन था, उसमें से ना कुछ पूछते हुए साथियों चीजें पूछी जा रही थी। 5 से 6 अंक भी नहीं कर पा रहा था बच्चा 10 अंक की स्टैटिक जीके में से। वहीं साथियों बात करें मैथ, जो 5 अंक का साथियों मैथ हम जिस कह सकते हैं, और साथियों 20 अंक की जिसमें डीआई थी, डीआई ने अच्छा खासा परेशान किया था, टोटल 25 अंक का ये पोर्शन था। और ओवरऑल अगर हम निकालें तो साथियों ये मैंने जोड़ लिए हैं, अगर हम मिनिमम की बात करें, कम से कम बात करें तो लगभग 54 से 55 नंबर। अगर हम बात करें कोई बच्चा जनरल से है, कोई बच्चा ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, या कोई फिर फीमेल है, वो साथियों अगर 55 अंक कर पा रही है, अगर 55 अंक कर पा रही है, तो मैं कह रहा हूं कि 55 अंक कर पा रहा है या कर पा रही है, तो 55 अंक एक अच्छा स्कोर था, मतलब हर बच्चे को लगभग 55 तक पहुंच जाना चाहिए। इस पेपर में हर बच्चे को लगभग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल को 55 तक पहुंच जाना चाहिए। और अगर बहुत कोई धुरंधर अपने आप को समझता होगा तो 65 तक इसके अंदर गया होगा, जैसे कि मैंने कहा कि यहां 7 की हो या 3 की हो, अगर अधिक कर रहा होगा तब 65 तक जा रहा होगा। तो सबसे पहली बात जो मेरी खत्म होती है कि आप अगर साथियों इसमें 65 अधिकतम और 55 न्यूनतम कर रहे हो ना, तो आप साथियों सेफ हो। यह उस बच्चे का स्कोर है साथियों जो इससे पहले साथियों 80 और 80-85 करके आया था, 82-85 करके आया था, वो अभी साथियों यहां कहीं घूम रहा है। बहुत सारे एनालिसिस के बाद, बहुत सारे बच्चों से बात करके, जैसे कि उन्होंने YouTube के माध्यम से मिलाए हैं नंबर अपने, उसके बाद बात करके अनुमान लगाया कि 55 से 65 तक अगर आप कर पा रहे हो तो साथियों पिछले बार की तुलना में यहां से ये स्टैंड है, यानी 55 से 60 तक आप अगर कर पा रहे हो तो आप पिछली बार लगभग 80 के आसपास तक कर पा रहे हो। कुछ बच्चे 50 के आसपास भी होंगे, तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ अटेम्प्ट बताया जा सकता है, बेस्ट अटेम्प्ट बताया जा सकता है, कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि कट ऑफ हर एग्जाम के लिए अलग अलग लगेगी। हो सकता है कोई यहां पर 65, मान लो 10 ही वैकेंसी आए तो वहां के 55 वाले का नंबर पड़ेगा नहीं, वैकेंसी के हिसाब से लगभग 30 गुना बच्चा लेगा, जितनी वैकेंसी आएंगी तो टॉप वाले को ले लेगा जो ऊपर से होंगे। तो ये कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, हर एग्जाम के लिए अलग कट ऑफ रहेगी। बहरहाल 55 से 65 तक, 55 अगर आप कर पा रहे हैं तो अच्छा है, और 65 तो वो बच्चा करके आ पाएगा जो बहुत धुआंधार तरीके का बैट्समैन रहा होगा। दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों 2 दिन पेपर हुआ है, 4 इसकी शिफ्ट हुई है, एक 28 तारीख को, एक 29 तारीख को। मुद्दा यह है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा भी या नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं नॉर्मलाइजेशन तो बेटा 100% होगा, नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन साथियों मैं बात करूं कि सबसे कठिन जो होगा ना उसको फायदा मिलेगा, मतलब जो पेपर सबसे कठिन होगा इसमें उस बच्चे को फायदा मिल रहा होगा, जो थोड़ा सा सामान्य हो गया होगा उसको साथियों थोड़ा नुकसान हो रहा होगा। वैसे अगर हम बात करें जब भी पेपर 2 दिन क्या, 3 दिन क्या, 4 दिन के अंदर होता है ना, तो जो शुरुआत में पेपर हो रहा होता है ना उस बच्चे को हमेशा फायदा मिलता है। जो पहले दूसरे तीसरे दिन पेपर दे रहा होता है, 10 दिन पेपर चलेंगे तो पहले दूसरे तीसरे दिन वाले बच्चे को हमेशा साथियों नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलता है, क्योंकि उससे पेपर का लेवल नहीं पता होता है। इसलिए साथियों बाकी के बच्चे जो होते हैं वो स्कोर अच्छा करते चले जाते हैं, लेवल पता चल जाता है, इसलिए साथियों बाद के बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है। सेम बात करें साथियों 28 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ना, उसमें साथियों अगर हम बात करें पेपर के लेवल की तो वास्तव में पेपर कठिन था। कठिन इसलिए था क्योंकि बच्चों को अनुमान ही नहीं था कि ऐसा पेपर पूछा जाएगा, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। दूसरे साथियों कुछ क्वेश्चन अच्छे भी डाल रखे थे,
कुछ क्वेश्चन अच्छे भी डाल रखे थे सब। तो अगर मैं 28 के सेकंड की बात करूं तो मैं इसे आसान बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन इसे मैं कठिन कह सकता हूं, इसे मैं कठिन कह सकता हूं। और साथियों कठिन तो साथियों मीडियम लेवल कह सकता हूं यहां पर 28 के फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर। यानी अगर इससे तुलना करूं, 28 के फर्स्ट से तुलना करूं तो साथियों 28 के अनुसार ये थोड़ा सा आसान था। लेकिन अगर हम नीचे वालों से देखें 29 वालों से, तो 29 वालों से तो ये कठिन ही था। अगर हम बात करें साथियों यहां पर 29 तारीख की, तो 29 तारीख का जो था ये साथियों हम कह सकते हैं कि मीडियम लेवल था दोनों ही दिन का। अगर आप इसे आसान नहीं कहें, मीडियम नहीं कहें, तो साथियों इसे आप कह सकते हैं कि ये कठिन भी नहीं था, ये साथियों कठिन भी नहीं था और ये आसान भी नहीं था। ऐसा कह सकते हैं कठिन भी नहीं था और ये आसान भी नहीं था, ये दोनों ही चीजें नहीं थी। मतलब बीच का एक पेपर रहा, ये मध्य का पेपर कह सकते हैं। और सेकंड वाला ही बात करें तो ना तो ये कठिन था और ना ही साथियों ये आसान था। किसके अनुसार अगर हम तुलना कर रहे हैं, तुलना किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि साथियों हमें नॉर्मलाइजेशन पे बात करनी है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 29 तारीख का पेपर बहुत आसान था। हम अगर चारों पेपरों की तुलना करें तो चारों पेपरों की तुलना में सबसे ज्यादा कठिन साथियों ये पेपर था, उसके बाद साथियों ये वाला था, मतलब उससे कम कठिन, उसके बाद साथियों बात करें उससे कम कठिन ये था और सबसे कम कठिन ये था। अगर हम चारों की तुलना करें, ऐसा नहीं करें कि ये पेपर आसान थे, नहीं, चारों की तुलना में बात करें तो सबसे कठिन साथियों ये 28 की पहला वाला था और सबसे आसान जो मुझे लगता है साथियों ये 29 की साथियों सेकंड शिफ्ट वाला था, क्योंकि बाद वाले बच्चों को एक अनुमान मिलता चला गया था। अगर नॉर्मलाइजेशन में बात करें तो साथियों नॉर्मलाइजेशन में अगर फायदा मिला तो 28 तारीख की पहली शिफ्ट को सबसे ज्यादा, 28 तारीख की दूसरी शिफ्ट को भी नॉर्मलाइजेशन मिल रहा होगा और इनको हो सकता है साथियों ना भी मिले तो साथियों इनको बहुत ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन मिले। लेकिन फायदा जो होने वाला है वो लगभग 28 की पहली शिफ्ट वाले को यहां लगभग साथियों फायदा होने वाला है। ये साथियों जो बाकी के नीचे थे ये इनके अगर हम बात करें तुलनात्मक रूप से तो बाकी के दो पेपर जो है साथियों 29 वाले थोड़े से आसान थे इन दोनों की तुलना के तौर पर। तो ये साथियों नॉर्मलाइजेशन में फायदा जो मिलेगा वो 28 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट को मिलेगा ही मिलेगा। पहली शिफ्ट को ज्यादा मिलेगा, दूसरी को साथियों थोड़ा कम मिलेगा। अगर इन दोनों में बात करें तो हो सकता है साथियों ना भी मिले और मिला तो बहुत थोड़ा मिलेगा, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं मिल सकता, ज्यादा मिलेगा साथियों 28 तारीख के पेपर को। साथियों सबसे मुख्य बात क्या है कि उपस्थित कितने बच्चे रहे। देखो आप जानते हैं पहली बात तो इस बार फार्म ही कम भरे गए थे, पहली बार तो फार्म ही कम भरे गए थे। लेकिन साथियों पहले पेपर की बात करें 28 तारीख की बात करें तो लगभग 62%, जैसे कि पता है 10 लाख के बच्चे, 10 लाख के आसपास बच्चों के एडमिट कार्ड थे, 10 लाख के आसपास बैठे थे तो 6 लाख के आसपास बैठ पाए थे। तो 62% उपस्थित रहे थे साथियों आपके 28 तारीख के पेपर में दोनों शिफ्टों में, और लगभग 60 से 62% ही साथियों 29 तारीख के पेपर में उपस्थित रहे थे। तो दोनों में साथियों 60% के आसपास तक उपस्थिति रही है, प्रेजेंट रहे बच्चे। और ये थोड़ा सा साथियों कम बच्चे इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि साथियों ये सेंटर बहुत दूर डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आयोग को समझनी चाहिए। आयोग ये चाहता है कि अगर इनका उसी होम डिस्ट्रिक्ट में हम सेंटर दे देंगे तो कहीं ऐसा ना हो ये नकल कर ले, मतलब ये सेटिंग बिठा ले, ऐसा सोचता होगा शायद मेरे हिसाब से आयोग, इसलिए साथियों दूर दूर देता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समस्या होती है बच्चों को आने जाने में। आयोग को थोड़ा ये बात समझनी चाहिए कि सेंटर ज्यादा दूर ना दे, चलो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे रहा तो बराबर वाले में देते, है ना। तो ऐसा कर लीजिए 30-40 किलोमीटर के आसपास तक, 50 किलोमीटर के आसपास तक बच्चा पेपर दे पाए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो पेपर ही छोड़ देती हैं इस वजह से कि सर हमारा तो बहुत दूर गया है। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी है। पेपर मतलब बच्चा रात को सेंटर के बाहर जाकर, स्कूल के बाहर जाकर नीचे कपड़े बिछाकर सो रहा, पूरी रात वह सोया है वहीं पर बाहर ही, और सुबह उठ के पेपर दे रहा है। यार कैसी बात है, उससे मतलब अच्छा पेपर कर पाएगा क्या? वो नहीं कर पाएगा। जब मानसिक रूप से ही वो व्यक्ति एकदम बढ़िया नहीं होगा तो कैसे अच्छा पेपर कर पाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा आयोग को सोचना चाहिए। रेल की सुविधा, बस की सुविधा, ये बहुत सारी समस्याएं साथियों रहती हैं। तो ये साथियों हमने बात कर ली कि उपस्थिति क्या रही है। आखिरकार आंसर की कब तक आएगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इसी हफ्ते, अगर मैं बात करूं सोमवार यानी कल से लेकर शनिवार तक के बीच में आपके सामने साथियों सैटरडे तक इसकी आंसर की आ रही होगी। पहले आंसर की आएगी, आंसर की में आने के बाद आपसे साथियों आपत्ति मानी जाएगी, और आपत्ति मांगने के बाद फिर साथियों संशोधित आंसर की आएगी। क्या आएगी? संशोधित आंसर की आएगी। तो ये आंसर की आपकी सोमवार से लेकर शनिवार के बीच तक आ रही होगी साथियों। और जो मुझे लगता है कि आंसर की देखने के बाद आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को और अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। ये छोटी सी बात है, डिस्क्रिप्शन में साथियों एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, हिस्ट्री पॉलिटी जाके आप वहां एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी साथियों, आपसे सामान्य सी बात करनी थी, बहुत अच्छी बात लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप एक बार मुझे ये बताइएगा यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आपने जो साथियों एनालिसिस किया उसके आधार पर आपका कितना नंबर बन रहा है, कितना स्कोर आपका बन रहा है। संभवतः आप इस बेस्ट स्कोर के दायरे में आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे तो साथियों पेपर थोड़ा कठिन था, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं साथियों, थोड़ी सी तैयारी को हम अपनी को और अच्छा
अच्छा करके चलेंगे, ठीक है। बस यही सोचेंगे, किसी को हम दोष नहीं दे सकते, भाई आयोग ने ऐसा पेपर पूछ लिया, भाई जो भी हुआ कहीं ना कहीं हम अपने आप में ही तो सुधार कर सकते हैं ना, हम अपनी ही तैयारी को थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं ना। हम आयोग का हाथ पकड़ के क्वेश्चन तो नहीं बनवा सकते, हम ये तो नहीं कह सकते आयोग से कि जो हम पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन पूछो। हम अपने आप को हम पढ़ाने में अच्छा करने की कोशिश करें, आप पढ़ने में अच्छा करने की कोशिश करो, थोड़ा एनसीईआरटी को कवर करो, एनसीईआरटी से जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन चीजों को हम अपने अंदर सुधार करेंगे, हम किसी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, हम ये सोचेंगे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।